हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट जो इसकी कॉलम है, आप सब लोग जानते हैं अच्छे से अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं। इस क्वेश्चन में कुछ खास बात है क्वेश्चन नंबर 35 में। ऐसा क्यों है, आप ज़रा इस क्वेश्चन को देखें। अभी तक हम लोग ने जो भी क्वेश्चन किए हैं मोस्टली उसमें हमको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है और हमारे सामने एक रिसीप्ट एंड पेमेंट आता है, यानी आगम शोधन खाता। तो इधर के साइड की जो इनकम रिसीप्ट होती है वो हम क्रॉस ले जाते हैं। जो लेफ्ट वाला होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में राइट जाता है और इधर जो राइट साइड होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में लेफ़्ट पे जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर डेबिट के कुछ नाम और क्रेडिट के कुछ नाम दे रखे हैं, यानी कि ये आपके सामने बना हुआ है ट्रायल बैलेंस। इस क्वेश्चन में आपके सामने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनकर नहीं आया है जैसा कि पिछले बाकी क्वेश्चंस में बनकर आता था। यहाँ पर आपके सामने ट्रायल बैलेंस बना है और उसको देख करके आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये हिंदी मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम। जिनके बच्चों के पास बुक नहीं है वो सबसे पहले इस बुक का ये क्वेश्चन नोट कर लें। अब हम वन बाय वन एक एक करके इन नामों को लिखना शुरू करेंगे, लेकिन हमें क्रॉस नहीं लिखना है जैसा कि अभी हमने बताया, क्योंकि ये डेबिट साइड के नाम है तो सब डेबिट में लिखे जाएंगे और ये क्रेडिट वाले नाम क्रेडिट में लिखे जाएंगे। और ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको देख के परेशान ना हो कि यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक तरह का ट्रायल बैलेंस है। ये रिसिप्ट नहीं है, नाम देख के आपको पता चल रहा होगा, ना ये रिसिप्ट है ना ये पेमेंट्स हैं। ये डेबिट के नाम है, ये क्रेडिट के नाम है और ये ट्रायल बैलेंस है जो आपके सामने बना हुआ है, डेबिट ये क्रेडिट। आप यहाँ हिंदी मीडियम में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है तलपट। तलपट का मतलब ट्रायल बैलेंस। कुछ एडजस्टमेंट भी हैं यहाँ पर, इनको एक एक करके हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले वन बाय वन हम लोग यहाँ पर नाम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें क्या दे रखा है, फर्नीचर। फर्नीचर क्योंकि एसेट्स होता है इसलिए आप उसको नहीं लिख सकते। उसके बाद है अलमीरा यानी अलमारी। अलमारी भी नहीं लिख सकते क्योंकि वो भी एसेट्स होती है। इसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो टू में लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जिसका अमाउंट है 734 यानी 734 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स जिसको हिंदी में कहा जाता है बर्तन, उसका अमाउंट दे रखा है 333 यानी 333 रुपये, लेकिन उसको भी आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी असेट्स माने जाते हैं। बर्तन के बाद है वेतन। वेतन है 2262, तो वेतन आप यहाँ से लिख सकते हैं सैलरी। सैलरी का अमाउंट है 2262 रुपये, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो टू में लिखेंगे टू सैलरी 2262। वेतन के बाद है, सैलरी के बाद है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये दोनों ही बैलेंस शीट में जाते हैं इसलिए इसको आप यहाँ नहीं लिख सकते। हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं आप, रोकड़ हाथ में, रोकड़ बैंक में, ये सब बैलेंस शीट में जाने वाले नाम है। इसके बाद है किराया, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेंट। इसका अमाउंट है 3194, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। जो बैलेंस शीट में जाने वाले नाम हैं जिनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं वो नहीं लिखे जाएंगे। तो रेंट दे रखा है 3194, इसको आपने यहाँ लिख लिया। रेंट के बाद कुछ और एक्सपेंसेस भी हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, मीटिंग एक्सपेंस है, सैंड्री एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस है। इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, यहाँ सब देख सकते हैं। विद्युत व्यय, मीटिंग, विविध व्यय, अंकेक्षण शुल्क, ये सब लिखे जाएंगे। ये सब एक्सपेंसेस है, तो एक एक करके लिखते हैं। रेंट के बाद टू में है टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जिसका अमाउंट है, यहाँ पे सारे अमाउंट आप एक बार देख सकते हैं और उसके बाद हम वन बाय वन लिखते जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 1618 1618 रुपये का। इसके बाद है मीटिंग एक्सपेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं मीटिंग वे। मीटिंग एक्सपेंस है 2190 2190। मीटिंग एक्सपेंस के बाद अगला नाम है सैंड्री एक्सपेंस। सैंड्री एक्सपेंस जिसको हिंदी में कहा जाता है विविध व्यय, इसका अमाउंट है 1600 रुपये, 1600। फिर उसके बाद है ऑडिट फ़ी। ऑडिट फ़ी जिसको हिंदी में कहते हैं अंकेक्षण शुल्क, इसका अमाउंट है 760 760 रुपये। ये सब यहाँ पर इस तरह से लिख दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद एक नाम और भी है, यहाँ दे रखा है डेटर्स यानी देनदार। डेटर्स बैलेंस शीट में जाते हैं इसलिए आप उसको यहाँ पर नहीं लिख सकते। इसके बाद क्रेडिट के नाम है, इन नामों को एक एक करके लिखेंगे। सेल ऑफ टिकट्स, फीस ऑफ मेंबर, यहाँ पे देख सकते हैं।
टिकटों की बिक्री है, सदस्यता शुल्क है, प्रवेश शुल्क है, विविध आय है, सब लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बाई में लिखेंगे बाई सेल ऑफ टिकट्स, टिकटों की बिक्री कितने रुपए की दे रखी है 3234, 3234 ये यहाँ लिख दिया जाएगा सेल ऑफ टिकट्स। उसके बाद है फीस फ्रॉम मेंबर्स, फीस फ्रॉम मेंबर्स भी कह सकते हैं या फिर आप इसको मेंबरशिप फ़ीस भी कह सकते हैं। मेंबरशिप फ़ीस कितनी दे रखी है बेटा 10,560, लेकिन ये अमाउंट पहले अंदर लिखा जाएगा क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट भी दे रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 250 रुपीज़ सदस्यता शुल्क के बाकी थे, सदस्यता शुल्क के 250 रुपये बाकी थे। ये यहाँ पर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है फीस फ्रॉम मेंबर्स वर ड्यू अमाउंटिंग टू 50 ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च को 250 रुपये ड्यू थे, मिलने बाकी थे, जिसको आप एक्सपेंसेस की भाषा में आउटस्टैंडिंग कहते हैं और इनकम की भाषा में उसको एक्रूड कहते हैं। जो पैसे देने बाकी हैं वो आउटस्टैंडिंग होते हैं, जो मिलने बाकी हैं वो एक्रूड कहलाते हैं। तो 250 रुपीज़ इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आ जाएगा 10810। इसके बाद कुछ इनकम के नाम और हैं वो भी आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर दे रखा है एडमिशन फ़ीस 448, जिसको हम लोग एंट्री फ़ीस भी कहते हैं। यहाँ पर देखे लिखे हैं प्रवेश शुल्क 448। तो अगर आप इसको एंट्री फ़ीस या एंट्रेंस फ़ी भी लिख सकते हैं या एडमिशन फ़ीस भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी नाम गलत नहीं है। तो एंट्रेंस फ़ी है 448, जिस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको डायरेक्ट आप बाहर लिख सकते हैं। एंट्रेंस फ़ी के बाद एक नाम और है, यहाँ पर दे रखा है सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम कितने की दे रखी है 1743। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सन्ड्री इनकम 1743। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये हमने यहाँ लिख लिया। ये सारे नाम तो हो गए, यहाँ पर जितने भी नाम दे रखे थे ये सारे नाम हम लोगों ने लिख लिए, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट रह गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर लगाना है 10% और अलमीरा पर 20%। यही बात हिंदी मीडियम में बोली गई है कि फर्नीचर पर 10% और अलमारी पर 20% हरास की व्यवस्था करनी है। ये दोनों डेप्रिसिएशन कहाँ लिखे जाएंगे 2 में, 2 में लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है आपके क्वेश्चन में 2500, 2500 रुपये सबसे ऊपर, 2500 रुपये का 10% यानी 10% कैलकुलेट करेंगे तो 250 आएगा। और उसके बाद एक डेप्रिसिएशन और है 2 डेप्रिसिएशन ऑन अलमीरा, जिसको हिंदी में अलमारी कहते हैं। अलमीरा कितने की है, अलमीरा का अमाउंट है 1250, 1250 रुपये, और इस पर आपको निकालना है 20%, तो इसका 20% भी आएगा 250। अब इसके बाद आपको दोनों साइड ऐड करने हैं और आंसर निकालना है। अब ऐड करके आंसर कैसे निकलेगा आपको बताते हैं। टोटल करेंगे, तो टोटल करने पर आप लोग चेक करके देखेंगे कि इधर का अमाउंट कितना आ रहा है। इस साइड का अमाउंट ज़्यादा आएगा और इधर का कम आएगा। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। जो ज़्यादा वाला टोटल होगा 16235 ये टोटल आएगा दोनों तरफ, जिसको आपको लिखना है। और फिर उसके बाद सरप्लस, 2 सरप्लस। जब कभी भी आंसर 2 में आएगा तो सरप्लस के नाम से होगा, बाई में आएगा तो डेफिसिट के नाम है। सरप्लस को दूसरे नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यानी आय का व्यय पर आधिक्य, इस नाम से भी जाना जाता है सरप्लस को। तो यहाँ पर जोड़ने घटाने के बाद अमाउंट जो आएगा वो होगा 3377। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब इसके बाद आपको बनानी है बैलेंस शीट। लेकिन सवाल पर अगर आप ध्यान दें, ख़ास तौर पर इस सवाल के जो फॉर्मेट है, तो इसमें एक बोला गया है कि पिछले वर्ष का शेष यानी लास्ट ईयर का बैलेंस दे रखा है। आप लोग जानते ही हैं, पिछले कई सवालों में हमने आपको बताया है कि लास्ट ईयर जब भी हम करंट में बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोगों को एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है ताकि हम लास्ट ईयर के बैलेंस को पता कर सकें। लेकिन यहाँ पर लास्ट ईयर का बैलेंस पहले ही से दे रखा है, तो इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी, सीधे एक बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2016 को। लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट कॉलम बनाओ और बस लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड यही अमाउंट होगा जो लास्ट ईयर का बैलेंस दे रखा है, पिछले वर्ष का शेष 4000 रुपीज़। और फिर उसके बाद एक एक करके जो भी नाम है उनको हम लोग यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने करंट ईयर में आंसर निकाला है सरप्लस, कैपिटल फंड पहले हम लोग अंदर लिखेंगे 4000,
डायरेक्ट बाहर नहीं करेंगे। और सरप्लस का जो हम लोग ने आंसर निकाला वो उसमें ऐड करेंगे। सरप्लस हम लोग ने निकाला है 3377 और इन दोनों को ऐड करके तब बाहर लिखेंगे। तो ऐड करने पे आएगा 7377। और फिर उसके बाद अगर कोई नाम इधर से रह गया है तो उसको लिखेंगे। तो इधर से एक नाम रह गया है सिर्फ, क्रेडिटर्स, लेनदार 2600 रुपये। यहाँ देख सकते हैं आप, क्रेडिटर्स यानी लेनदार 2600 रुपये का रह गए हैं। तो वो आप लोग यहाँ पर लायबिलिटीज़ में लिख लेंगे, क्रेडिटर्स 2600 रुपये 2600। और इसके बाद लायबिलिटीज़ साइड कंप्लीट हो गई। अब आपको लायबिलिटी में कुछ भी नहीं लिखना है। तो हम बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स में कई सारे एसेट्स आपको दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले पहली लाइन से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर फर्नीचर दे रखा है, उसके बाद अलमारी है, बीच में बर्तन भी है, कैश भी है, बैंक भी है, कई सारे बैलेंसेस हैं। तो एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले फर्नीचर का अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा था 2500 और उस पर डिप्रिसिएशन लगाया गया था 10% के रेट से 250, तो वो लेस कर दिया जाएगा। लेस करने के बाद आएगा 2250। इसके बाद एक दूसरा एसेट सवाल में दे रखा था, अलमीरा यानी अलमारी, जिसका अमाउंट था 1250 और उस पर भी हम लोग ने डिप्रिसिएशन लगाया था 20% के हिसाब से 250, लेस करने पर आ जाएगा 1000। इसके बाद सवाल में दे रखे थे यूटेंसिल्स यानी बर्तन। आप देख सकते हैं सवाल में सबसे पहले ऊपर फर्नीचर था, उसके बाद अलमीरा था और ये था और यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का अमाउंट था 333 यानी 333 रुपीज़। ये यूटेंसिल्स हम लोगों ने लिख लिया। यूटेंसिल्स के बाद कैश के दो अमाउंट दे रखे थे सवाल में, एक था कैश इन हैंड और एक है कैश एट बैंक। दोनों आप लोगों को यहाँ लिखने हैं, कैश और बैंक बैलेंस भी कह सकते हैं इसको। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दे रखे हैं, एक है 4800 और एक है 3194। सॉरी, ये हमने थोड़ा तिरछा पढ़ लिया। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक यहाँ दे रखा है, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। तो एक है 174 और दूसरा है 4800। तो यहाँ पर आएगा 174 और ये आएगा 4800। और इसके बाद है एक नाम और, डेप्टर्स। डेप्टर्स कहाँ है सवाल में, मतलब से सबसे लास्ट में यहाँ पर देखिए दिख रहा है देनदार 1170 रुपये। डेप्टर्स दे रखा है 1170। तो डेप्टर्स आप यहाँ लिख लेंगे 1170 का। इसको भी आप यहाँ पर लिख चुकेंगे। तो उसके बाद अब आपको खाली एक बार चेक कर लेना है कोई नाम रह तो नहीं गया। तो अब जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ से आपके सारे नाम हो चुके हैं, कोई भी नाम इसमें से नहीं रह गया है। हाँ, यहाँ से कुछ नाम रह गया है। ये दोनों डेप्रिसिएशन आपने बैलेंस शीट में लिख दिए, लेकिन ये नहीं लिखा अभी तक। ये जो अमाउंट आपने एक्रूड के नाम से जोड़ा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये एक्रूड किस में जोड़ा था, मेंबरशिप फीस में। तो एक्रूड मेंबरशिप फीस हमेशा, एक्रूड वाले जितने भी नाम होते हैं वो एसेट्स में आते हैं, आउटस्टैंडिंग वाले लायबिलिटी में आते हैं। एक्रूड 250। अब बस ये क्वेश्चन के सारे नाम यहाँ कंप्लीट हो गए। अब आपको दोनों साइड जोड़ करके ये चेक करना है कि ये अमाउंट मैच कर रहा है टोटल या नहीं मैच कर रहा है। तो आपको ये टोटल चेक करने पर पता चलेगा कि दोनों तरफ आना चाहिए 9977। और अगर आपका आंसर 9977 टोटल करने पर आ रहा है तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है, आपने क्वेश्चन सही लगाया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो और ऐसे ही आगे और भी क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाते रहें ताकि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो और बनाते रहें।